नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती का लिखा प्रसिद्ध लेख गुनाहों का देवता, एपिसोड 12। सुधा आई, सूजी आंखें, सूखे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल। हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। खो क्या कराए चंदर, अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी। आज तो पैर जवाब दे रही हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हों। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूं तुम्हारे। अरे पागल हो गई। चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और तब से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट कर आंखें पोंछ ली। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुराबला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का भी बुराबला नहीं मान पाऊंगी, फिर घर के लोगों की बातों का बुराबला क्या? छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है, देखें। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारे पतिदेव ने आज्ञा दे दी तो आऊंगी आपके यहाँ। उनका भी नाम लिख दीजिए वरना बुरा न मान जाए। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिंती, वही कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी न कर सके। अब क्या करना है चंदर? जैसा कह रहे हो वैसा कर तो रही हूं। अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालो। अब तो रोपीट कर ऊंचा बनना ही है। बिंती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली उठा के। बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है, ये भी हमारी जान की गाहक हो गई। अब हमारे कमरे में लाई ये सब तो टांग तोड़ दूंगी, पाजी कहीं की। बिंती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा अभी आया, सुधा और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं, तश्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तले, कालीने, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहां अपनी जिंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहां किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तले धुलवाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहां भावना और अंतर्द्वंद्व के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातें में डूब जाते हैं, और जहां 2 आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज में डूब जाती है, और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कण-कण क्षत-विक्षत हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर पर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोलतोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी, और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ाते हुए उसे नचा रहे थे।
वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाजें थी कि उसके कानों से टकराकर चली जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज्यादा तेज, प्रलय से भी ज्यादा सशक्त वह खिंचा जा रहा था। सिर्फ एक और। शादी का दिन। सुधा ने नथुनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्याचक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई बारात आने के एक दिन पहले। उस छत पर जहां सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी। सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबराकर जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है। भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है। बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका न मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई है, जहां उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिकटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। न चेहरे पर सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसा सुधा का सब कुछ लुट चुका है। न केवल प्यार और जिंदगी लुटी है, वरन आवाज भी लुट गई है और नीरवता भी। वैभव भी लुट गया और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई, चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देखकर तो मैं अपना धीरज संभालूंगा, बताओ, और तुम ही यह कर रही हो। सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीखकर रो उठी, चंदर, अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे। वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था, लेकिन वह तड़प उठा। सुधा, वह घबराकर बोला, सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंदर के पांवों में मुंह छिपाए थी। उठकर बैठो ठीक से सुधा, इतना समझबूझकर यह सब करती हो? छे, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है। चंदर, पापा से कह दो आज तो बोल लें, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे।
कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वह फफक फक कर रो पड़ी। चंदर ने बिंती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिंती खड़ी हो गई। दीदी रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ। और सुधा को चुप कराते कराते बिंती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए। सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे यह रुआई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था। भावुकता से क्या फायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 ही बजे आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतजाम कर वह घर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिंती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिंती से कहा। बिंती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ए बिंती, बुआजी ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई, जाने कहाँ मर गई मुझौसी। अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो, काम में तनिक दीदा न लगते। बेसन का कनस्टर कहाँ रखा है? अभी आए, बिंती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए लेकिन बिंती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिंती की पुकार मचती और बिंती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिंती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधी, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहां से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तश्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे हैं, खा लो चंदर। अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूंगी, सुधा बोली। चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहांपुर से लौट कर आऊंगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं। आंसू बहते गए, सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया, उसने हाथ धोया और जेब से रूमाल निकाला। क्यों, आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छे चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप। अब तुम कमजोर मत बनो, तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो शांत हो गई। अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से खत्म कर देना। इतने में बिंती तौलिया ले आई। दीदी, इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रही हैं, बिंती ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली, देखो चंदर, आज मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन एक शर्त पर।
तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ, रहूंगा, चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है, सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला आया। चूंकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब, नमस्ते। चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया। अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार, कपूर चाय पीते हुए बोला। अच्छा तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह म्या, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम्हीं पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। आपकी दुआ है, चंदर ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ली जाएगी। वह मौका निकालकर घर में गया। देखा, सुधा को औरतें घिरे हुए बैठी हैं और महावर लगा रही हैं। बिंती कनस्तर में से घी निकाल रही थी। चंदर गया और बिंती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिंती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छेबले में तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था। आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल गए हैं। आंख फाड़कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा बिंती। हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिंती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझा है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिंती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और बिंती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिंती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं? शाम को बारात चढ़ी। सादी सी बारात। सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पायजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआजी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना किया था। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए। घर का कामकाज निबट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कराने लगी और मुस्कराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला, तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थी।
सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, बिंती को हमारे पास भेज दो। बिंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार, यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामिनी, प्रभा, लीला, सभी के बारे में जब चंदर बता रहा था तो बिंती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप। एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजाजी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही हैं। मंडप में भी इसीलिए बैठी हैं क्या? कैलाश ने कहा। बिंती झेंप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी। इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कहीं। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदर ने बिंती को बुलाया। उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते। इससे क्या फायदा? बिंती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ बड़ा चिंतित सा कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सहसा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी। था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो। फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हारकर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआजी से कहा, बुआजी, अब तो बैठा नहीं जाता। आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ जाओ, सोए रहो, ऊपर खाट बिछी है। कल सुबह 10 बजे विदा करे को है। कुछ खायो पियो ने तो पड़े रहबो, बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिंती औंधी पड़ी सिसक रही है। बिंती, बिंती, उसने बिंती को पकड़कर हिलाया। बिंती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रुंधे गले से कहा। बिंती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।